हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग रॉबिन्सन क्रूज इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक बहुत ही सिंपल आइडिया है जो कि हम इकोनॉमिक इश्यूज के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं। मतलब हम इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली इसमें देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या फंडामेंटल्स हैं। बेसिकली हम लोग डेफिसिट और सरप्लस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़ाहिर है यही मेन चीज़ है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं, इकोनॉमिक्स बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं इस थ्योरी के ज़रिए कि डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस क्या होते हैं। इस थ्योरी के अंदर हम मान के चलते हैं कि एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर हुआ, एक प्रोड्यूसर और टू कमोडिटीज। ठीक है, ये बेसिकली एक सिस्टम है। अब एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर का मतलब ये नहीं है कि साहब बस एक ही कंज्यूम करता जाएगा और एक ही प्रोड्यूस करता जाएगा। यानी जाहिर है यहां पर दो पीपल हैं, एक्स और वाई। जब ये एक्सपोर्ट करेगा तो ये इंपोर्ट करेगा, और जब ये इंपोर्ट कर रहा होगा तो जाहिर है ये एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट इसके पास है और एक प्रोडक्ट इसके पास है। ठीक है, इसके लिए ये आदमी एक्सपोर्टर यानी ये प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्ट के लिए ये खुद प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर हुआ, और इसके लिए ये प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर हुआ। ठीक है, अब देखिए इस थ्योरी में बेसिक, अच्छा हम इसका आइडिया कर लें कि ये रॉबिन्सन थ्योरी आई कहां से। ये टाइटल आपने जो है ना रॉबिन्सन क्रूज, ये अपने आप में ही एक नाम है। ये रॉबिन्सन क्रूज बेसिकली एक नॉवेल का नाम है जो 1719 में लिखी थी डैनियल डेफो ने। डैनियल डेफो एक नॉवेल राइटर थे, उन्होंने 1719 के अंदर ये एक नॉवेल लिखी थी। नॉवेल का नाम ही रॉबिन्सन क्रूज था, उसी रॉबिन्सन क्रूज के ऊपर ये इकोनॉमिक थ्योरी रखी गई है। उसमें एक आइडिया लिया गया था जो इस नॉवेल से लिया गया। अगर मैं इस छोटा सा हल्का सा आइडिया, दरअसल नॉवेल तो बहुत लंबी है, काफ़ी डिस्कशन है उसके ऊपर, छोटा सा मैं आइडिया दूं कि एक डैनियल है, वो एक जहाज़ में शिप में जा रहे होते हैं और वो शिप डूब जाती है, उसके टुकड़े उकड़े होते हैं छोटे से, और वो एक टुकड़े पर बैठकर एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यानी पूरा बहुत बड़ा समंदर है, पूरा का पूरा एक, और उस समंदर में एक छोटा सा आइलैंड है, उस पर ये डैनियल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब डैनियल वहाँ पर जो है वो कुछ टाइम तक अकेले रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो अकेले रह रहे हैं। अब एक आदमी आता है उनके पास, यानी उसके पास और जो छोटे छोटे आइलैंड होंगे काफ़ी दूरी पर, वहाँ के जो नेटिव लोग थे जो वहीं के आइलैंड में रहा करते थे होंगे, वो आदिवासी टाइप के लोग थे। वो किसी को पकड़ कर लाते थे कभी कभी और उसको वहाँ पर मारते थे, उसको जान से मार दिया करते थे। तो ऐसे ही वो एक बार एक आदमी को लेकर आए, तो डैनियल ने जाकर उनको किसी तरीके से बचा लिया। क्योंकि वो फ्राइडे का दिन था जिस दिन डैनियल ने उसको बचाया था, इसलिए उस आदमी का नाम फ्राइडे रखा गया। फ्राइडे, नॉवेल में भी उसका नाम फ्राइडे है। ठीक है, तो यानी अब इस आइलैंड के ऊपर दो लोग हो गए, एक डैनियल हो गए और एक फ्राइडे। अब ये थ्योरी यहां से, इकोनॉमिक थ्योरी यहां से शुरू होती है कि डैनियल और फ्राइडे दोनों के बीच में ट्रेड होता है। अब यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है टू पर्सन्स के बीच में, यानी टू पर्सन इकोनॉमी है, और उनके अंदर अब देखा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी मैं जो रॉबिन्सन है वो फ्राइडे को कुछ काम करता है, देता है, और फ्राइडे है वो उसको रॉबिन्सन को देता है। यानी सपोज कर लीजिए कि साहब रॉबिन्सन ने डिसाइड किया कि रॉबिन्सन जो है वो फिश का काम करेंगे, रॉबिन्सन जो है वो फिश का काम करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से फ्राइडे को काम दे दिया गया, फ्राइडे जो है वो कोकोनट का काम करेंगे। फ्राइडे कोकोनट का काम करेंगे, वो अपने कोकोनट तोड़ेंगे। अब कोकोनट की लीव्स होती हैं, मान लीजिए उनसे अपने हेड बना रहे हैं, ब्रांचेस से काफ़ी काम कर रहे हैं, या ये कोकोनट से अपने वो कैप वगैरह बना रहे हैं, तो ये मान लीजिए पानी का काम कर रहा है, ये पानी कैरी करने में मदद कर रहा है, या पीने लायक पानी तैयार कर रहा है किसी तरीके से। यानी इन दोनों के बीच में एक काम हो जाता है।
और कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये दोनों सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, ये दोनों सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। सेल्फ कंटेन्ड का क्या मतलब, ये दोनों जो ट्रेड कर रहे हैं वो वॉलंटरी ट्रेड है और कंप्लीट ट्रेड करे, यानी जितनी उसको फ्राइडे को जरूरत होती है वो उतना करता है और उतना एक्स्ट्रा करता है जिससे कि उसकी और जरूरत पूरी हो जाए, यानी वो रॉबिन्सन से कुछ ले सके। इसी तरीके से रॉबिन्सन उतनी ही काम करता है जितनी चीज की उसे जरूरत है और उतनी ज्यादा करता है कि उसकी दूसरी चीज की जरूरत हो तो वो उससे फ्राइडे से एक्सचेंज कर ले, यानी दोनों खुश हैं, वॉलंटरी एक्सचेंज है और फेयर वैल्यू दोनों को मिल रही है, यानी इस केस में एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हो रहा है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट हो रहा है, यानी ना कोई ट्रेड बैलेंस है, नो ट्रेड डेफिसिट और नो ट्रेड सरप्लस। ना सरप्लस है इकोनॉमी के अंदर और ना डेफिसिट है, दोनों की इकोनॉमी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, दोनों उतना काम करते हैं जितनी खुद को जरूरत होती है और जितने उतना एक्स्ट्रा करते हैं जिससे वो दूसरी चीजें एक्सचेंज कर सकें। यहां तक इकोनॉमी चल रही थी। अब बात आगे शुरू हुई कि रॉबिन्सन के पास एक आइडिया आया। रॉबिन्सन ने एक आइडिया बनाया, उसने फ्राइडे से कहा कि मैं जो हूं वो इरिगेशन करूंगा, मैं खेती बाड़ी करूंगा और उसके लिए मुझे एक गड्ढा खोदना होगा पानी के लिए। इरिगेशन करूंगा मैं और उसके लिए मुझे एक गड्ढा खोदना होगा जिसमें मुझे काफी टाइम लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा मुझे उसमें गड्ढा खोदने में, और मैं अपनी ही खेती बाड़ी करूंगा, अपने ही प्रोडक्ट को उगाऊंगा। बात यहां तक ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर रॉबिन्सन पूरा टाइम इसमें ही लगा देता है तो वो फिश कब पकड़ेगा या कोकोनट कब लेगा, और अपने ही लिए नहीं कर पा रहा है तो किस तरीके से वो फ्राइडे को देगा वो और फ्राइडे से अपने ज़रूरत का सामान लेगा। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो एक सिस्टम है वो ये कह रहा है रॉबिन्सन फ्राइडे से कि तुम ऐसा करो कि कुछ महीनों तक मुझे सप्लाई दो प्रोडक्ट की, कुछ महीनों तक मुझे कोकोनट या फिश की सप्लाई देते रहो, ठीक है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब मेरा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, मेरा इरिगेशन चालू हो जाएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट, जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ करेगा उससे मैं तुम्हें पे करूंगा इसको, ठीक है। ये जो तुम मुझे दे रहे हो मैं इसको रीपे करूंगा, ठीक है। ये एक आइडिया है, रॉबिन्सन के दिमाग में आया और रॉबिन्सन ने ये आइडिया फ्राइडे के साथ शेयर किया। अब यहां पर एक नई नेगोशिएशन, एक नई सिस्टम शुरू होता है। सबसे पहले ये कि अगर फ्राइडे उसको एक्सेप्ट करता है, फ्राइडे इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट करता है तो सबसे पहले तो आपके पास मान के चलिए कि ट्रेड इंबैलेंस हो जाएगा। होगा नहीं होगा? रॉबिन्सन तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, सारा का सारा काम अब फ्राइडे कर रहा है। रॉबिन्सन तो एक काम में लगा हुआ है, वो अभी अंडर प्रोसेस है, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कुछ महीने तक फ्राइडे ज्यादा काम करेगा, अपना भी करेगा और रॉबिन्सन का भी करेगा। यानी फ्राइडे जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और अपनी जरूरियात को पूरा करेगा और रॉबिन्सन की। यानी फ्राइडे के पास, अगर फ्राइडे एक्सेप्ट कर लेता है तो फ्राइडे के पास जो है वो सरप्लस होगा, अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करके उसने दूसरे को दिया, सरप्लस हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो आइडिया आता है कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, फ्राइडे का इस पीरियड के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है। वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है खुद, अपने लिए भी और रॉबिन्सन के लिए भी। अपना अपने इस्तेमाल कर लेता है और जो रॉबिन्सन के लिए करता है वो रॉबिन्सन को दे देता, तो रॉबिन्सन के पास जमा हो रहा है। इसी तरीके से इसको दूसरा सिस्टम देखिए। रॉबिन्सन क्या है? रॉबिन्सन बेसिकली, मैं आर बना रहा हूं, रॉबिन्सन बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो तो अब सारा का सारा खाना फ्राइडे से ले रहे हैं, ठीक है। तो रॉबिन्सन जितना खाना वो उसको देता चला जाएगा वो सारा का सारा डेफिसिट में जा रहा है, ठीक है। यानी उनका जो इंपोर्ट है वो ग्रेटर है एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट तो है ही नहीं उनके पास, सिर्फ वो एक्सपोर्ट तो है ही नहीं उनके पास, इंपोर्ट ही इंपोर्ट है।
फ्राइडे से ले लेकर खा रहे हैं, फ्राइडे से ले लेकर खा रहे हैं, ठीक है। अब ये थ्योरी जो है वो काफ़ी यूज़फुल इश्यूज़ को रेज करती है, काफ़ी यूज़फुल इश्यूज़ को, ट्रेड कैसे चले इन सारा की बातें होती हैं। यानी पहली बात तो सबसे यही आती है कि व्हाट अ ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस आर इन इकोनॉमिक टर्म्स। इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर हम सरप्लस या डेफिसिट किसको कहेंगे, यहां पर हम इसी बात को फ्राइडे से चलें, यानी फ्राइडे जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसका कंजम्पशन के बाद जितना बच रहा है, और जो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच रहा है वो रॉबिन्सन को दे रहा है, तो जो भी रॉबिन्सन को जा रहा है वो एक्सपोर्ट है, यानी कंजम्पशन के बाद जो भी प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो सरप्लस हो गया। और वही सरप्लस जब रॉबिन्सन के पास आ रहा है तो रॉबिन्सन तो कुछ ट्रेड कर नहीं रहा है, तो वो वहां पर डेफिसिट बनकर उसके पास आ रहा है, ठीक है। अब सवाल यह भी पैदा होता है, यहां पर इकोनॉमिक्स इस बात पर भी जोर डालते हैं कि क्या किसी इकोनॉमी के लिए डेफिसिट बेहतर है या सरप्लस। हम मान के चलते हैं सरप्लस है, लेकिन यहां कुछ कंडीशंस हैं जो हम अब बात करेंगे जिस पे, क्योंकि देखिए यहां पर रॉबिन्सन लगातार डेफिसिट में जा रहा है ना, उसको तो कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, खूब आ रहा है पैसा, वो उसका अपना सारी चीजें मिल रही है, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। इन सब के आंसर इसी थ्योरी में छुपे हुए हैं। देखिए पहली बात तो ये कि हम ये मान के चलें कि ये जो ट्रेड है ये वॉलेंट्री मार्केट के अंदर हो रहा है, ये जो ट्रेड है ये वॉलेंट्री मार्केट पे, यानी दोनों अपनी मर्जी से ट्रेड कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, दोनों में से कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला है, विलिंगली दोनों इसको कर रहे हैं। तो अगर दोनों इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं तो बिल्कुल दोनों के मतलब क्लियर है कि दोनों बेटर ऑफ हैं। अभी जब वो सिस्टम बना रहे हैं, अब मैं ही नहीं कह रहा कि ट्रेड ऑफ उनको बेटर ऑफ हो गया, अभी जब वो सिस्टम बना रहे हैं दोनों विलिंगली इस बात को लेकर चल रहे हैं कि साहब हम ट्रेड जानबूझ कर रहे हैं, सोच समझ कर रहे हैं, तो दोनों को मान के चलिए कि बेनिफिट मिलेगा, ट्रेड से बेनिफिट दोनों को मिलेगा और दोनों बेटर ऑफ इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ओवर द टाइम रॉबिन्सन का इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा चलता है तो ठीक है, दोनों को बेनिफिट होगा, वो जो भी इसने अभी फ्राइडे से लिया है वो सारा का सारा उसको वापस कर देगा, ठीक है। दूसरा इशू, एक पहला इशू ये कि अगर सिस्टम सही चला तो ठीक है, वो जो जितना लिया है वो उसको वापस कर देगा। दूसरा इशू ये है कि क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, यहां पर और क्या ऐसा गलत हो सकता है। देखिए रॉबिन्सन की जो प्रपोजल है, जो रॉबिन्सन के प्रपोजल है वो बेसिकली अगर आप मान के चलिए तो वो अनसर्टेन है नहीं है। रॉबिन्सन कह के चल रहा है कि मैं इतना प्रोड्यूस करूंगा तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, यानी उसके अनसर्टेन है, और उस अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो फ्राइडे से एज ए लोन ले रहा है फिश और कोकोनट, फ्राइडे से। आप ये मान के चलिए, देखिए अब फिर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां हम आइलैंड पे 2 लोग उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या ट्रेड उसमें देख रहे हैं कि बेसिकली रॉबिन्सन तो फ्राइडे से लोन ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ फिश एंड कोकोनट, ठीक है, और फ्राइडे लोन दे रहा है उसको। अब फ्राइडे की जो हैप्पीनेस है या फ्राइडे का जो सेटिस्फैक्शन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि रॉबिन्सन किस तरह से प्लान वे में और टाइम पर फ्राइडे को लोन रीपे करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी फ्राइडे, अब जाहिर है फ्राइडे दे दिया है उसको लोन, अब उसकी खुशहाली किस पर है कि किस तरह रॉबिन्सन उसको वापस लोन कर दे। अब यहां कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, मान के ये चलते हैं। पहली कंडीशन ये है कि रॉबिन्सन जो है वो लेजी हो गया, रॉबिन्सन लेजी हो गया और उसने कभी इतना लेजी हुआ कि मुझे खाना मिल ही रहा है, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ, इरिगेशन गया, थोड़ा काम किया, छोड़ दिया और सिस्टम नहीं बन के दिया। यानी एक वजह ये हुई कि सिस्टम फेल हुआ रॉबिन्सन की लेजीनेस की वजह से। दूसरी बात, उसने सोचा था कि ये सिस्टम होगा, रॉबिन्सन ने कि ये सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा, मैं बनाऊंगा, ऐसे करूंगा, उसने कोशिश भी पूरी की लेकिन नहीं चल पाया। रॉबिन्सन ने पूरी कोशिश की लेकिन वो सिस्टम नहीं बना, इरिगेशन सिस्टम नहीं बना और इरिगेशन शुरू नहीं हुई। ये एक दूसरा आइडिया था।
ठीक है। तीसरा आइडिया जो आ रहा है कि वो सीधा मना ही कर दे, उसके दिल में बेईमानी आ जाए, रॉबिन्सन के दिल में बेईमानी आ जाए कि मैं पे कर ही नहीं रहा हूं, मैं नहीं दूंगा पैसे। ठीक है। अब ये सारे जो आइडियाज हैं, ये तीनों आइडियाज जो हैं, ये एक नई नेगोशिएशन को स्टार्ट कर दें फिर से। ठीक है। देखिए यहां फ्राइडे का एटीट्यूड जो है, जो वो फ्राइडे किस तरह से बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि रीपेमेंट के फेलियर का रीजन क्या है, किस वजह से रीपेमेंट फेल हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर फ्राइडे ये देखता है कि साहब रॉबिन्सन ने बहुत मेहनत की, पूरे टाइम लगा रहता था, लेकिन सिस्टम नहीं चला, तो ठीक है, वो सिंपैथी के तौर पर उसको छोड़ देगा कि चलो अब दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर रॉबिन्सन ने लेजीनेस की वजह से किया या उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पे करने के लिए, बेईमानी आ गई उसके में, तो वो फ्राइडे को इरिटेट करेगा और यहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ठीक है। थर्ड बात जो आई इसके अंदर कि यहां पर आप ये मान के चलिए कि इस थ्योरी में ये बताती है कि यहां पर एक इंटीमेट रिलेशन एग्जिस्ट हो जाते हैं। किसमें? पहली चीज जो इंटीमेट रिलेशन बनेंगे वो दो रिलेशन है, बेसिकली दो रिलेशन अलग अलग बनेंगे। पहला डेफिसिट और इंटरनेशनल बोरोइंग। पहला जो रिलेशन बनेगा वो ट्रेड डेफिसिट और इंटरनेशनल बोरोइंग। ट्रेड डेफिसिट एंड इंटरनेशनल बोरोइंग, इन दोनों के बीच में एक ट्रेड रिलेशन बनेगा। यानी अगर आपके पास डेफिसिट है ट्रेड में, अगर आपके पास ट्रेड में डेफिसिट है तो आप बोरो करेंगे जो रॉबिन्सन ने किया। यही आइडिया लेना था यहां पर हमें। अगर डेफिसिट है तो आप बोरो करेंगे दूसरे से। ठीक है। और दूसरा बनता है सरप्लस या इंटरनेशनल लैंडिंग। ट्रेड सरप्लस या इंटरनेशनल लैंडिंग, इन दोनों के बीच में मतलब है कि अगर डेफिसिट, अगर सरप्लस है तो जाहिर है हमारे पास ज्यादा है, हम दूसरे को देंगे। जो फ्राइडे का आलम था, फ्राइडे काम कर पा रहा था, अपने लिए भी प्रोड्यूस कर रहा था, रॉबिन्सन के लिए भी कर रहा था, लेकिन रॉबिन्सन के पास डेफिसिट था, इसलिए वो इंटरनेशनल बोरोइंग ले रहा था, वो फ्राइडे से बोरोइंग कर रहा था। यानी अब यहां पर एक और चीज मान के चलिए, जो फ्राइडे का सरप्लस था वो इक्वल था रॉबिन्सन के डेफिसिट का, या रॉबिन्सन को जो लेंड किया जा रहा था। यानी फ्राइडे का सरप्लस जो है वो इक्वल था लैंडिंग टू रॉबिन्सन। ठीक है। इसी तरीके से जो रॉबिन्सन का डेफिसिट था, रॉबिन्सन का जो डेफिसिट था वो बोरोइंग था फ्रॉम फ्राइडे, है ना, बोरोइंग फ्रॉम फ्राइडे। यानी ये आप एक मान के चलिए कि कंट्री जो है वो फिक्स है, बिल्कुल इतना मैंने प्रोड्यूस किया है, उसमें इतना मेरा कंजम्पशन, इतना एक्सपोर्ट। जो सरप्लस है वो एक्सपोर्ट और दूसरे के पास जितना डेफिसिट है उतना इंपोर्ट। तो दोनों कंट्री अपनी ट्रेड बैलेंस में रहेंगी। तो इकोनॉमिस्ट ने इस बात को कहा कि ट्रेड सरप्लस जो है वो इक्वल होता है आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। जितना सरप्लस आपको होगा उतना ही कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा, उतना ही फाइनेंशियल कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा। दूसरे तरीके में कहा कि जितना आपको डेफिसिट है, जितने अमाउंट का आपको डेफिसिट है, उतने ही अमाउंट का इनफ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल आपके पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेड बैलेंस में रहता है। मुझे जितना सरप्लस है उतना मैं आउटफ्लो करूंगा और मुझे जितना डेफिसिट है इतना मैं बाहर से मंगा लूंगा। ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट और इसमें एंड में बताया गया है कि ये थ्योरी जो है वो बेसिकली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। यानी कि फ्राइडे किस चीज़ में एक्सपर्ट है जो वो प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें उसकी मेहनत रॉबिन्सन से कम लगेगी, वो यहाँ हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं।
डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और इसी तरीके से रॉबिन्सन क्या काम कर सकता है, यानी रॉबिन्सन अगर हो सकता है एक्सपर्टों के साथ वो गड्ढा खोदे और इरिगेशन कर ले तो वो कंपेरेटिव एडवांटेज हो जाएगी उसकी, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा ट्रेड बैलेंस ले सकता है फ्राइडे से। तो एक लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज भी यहाँ काम करता है। ठीक है, तो छोटी है, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। इंटरेस्टिंग ज़्यादा है, आप अगर हो सके तो यूट्यूब पे जाकर आप देखिए, रॉबिन्सन क्रूज करके एक नॉवेल ढूंढिए उसको, और उसकी हिंदी के अंदर वो भी दी हुई, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई यूट्यूब के ऊपर। मज़ेदार है, लंबी है थोड़ी सी लेकिन मज़ेदार है, उसी से ये आइडिया लिया गया है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।